दोस्तों, मिडिल ईस्ट में ईरान ने एक बड़ा धमाका कर दिया है। हम एक बड़ी खबर लेकर आए हैं, आखिर तक बने रहिएगा। आप देख रहे हैं GDN की खास रिपोर्ट। दोस्तों, सोचिए एक ऐसा सीन जहां दुनिया की नज़रें न्यूयॉर्क पर टिकी हों और उसी वक्त तेहरान से एक बड़ा धमाका होता है। नहीं दोस्तों, बम का धमाका नहीं, बल्कि टेलीविज़न पर एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें ईरान दिखाता है इजराइल का वो चेहरा जिसे दुनिया ने कभी खुलकर देखा ही नहीं था। कैमरे के सामने पासपोर्ट की कुछ तस्वीरें हैं जिसमें झलक रहे हैं 100 से भी ज़्यादा इजरायली साइंटिस्ट के नाम और उनके चेहरे। साथ में डिमोना रिएक्टर की अंदर की फुटेजें हैं जो अब तक एक राज बना हुआ था। सोचिए वो जगह जिसे दुनिया ने बस रिपोर्ट्स और अफवाहों में ही अभी तक सुना था, वो अब टीवी स्क्रीन पर चमक रही हैं। ईरान का दावा है कि उसके हाथ ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगे हैं, ऐसी चीज़ें लगी हैं जो इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम की बारीक से बारीक डिटेल बताती हैं। यहाँ तक कि 179 इजरायली न्यूक्लियर एक्सपर्ट की पर्सनल जानकारी भी है, यानी नाम हैं, तस्वीरें हैं, पासपोर्ट हैं, सब कुछ है और उनका सारा डेटा भी है। और सिर्फ इतना ही नहीं, ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर इस्माइल खातिब तो आगे बढ़कर ये तक कह देते हैं कि जून में जो जंग हुई थी उसमें इस्तेमाल किया गया हर टारगेट उन्हीं डॉक्यूमेंट से निकाला गया था। मतलब साफ है, इजराइल की जासूसी का जवाब ईरान ने उसी के हथियार से, उसी की ज़बान में देने की कोशिश की है। दोस्तों, याद कीजिए 3 महीने पहले का वो वक्त जब इजराइल ने अचानक ईरान पर बड़ी एयर स्ट्राइक कर दी थी। निशाना सिर्फ मिलिट्री बेस नहीं थे, आप जानते हैं, बल्कि न्यूक्लियर साइंटिस्ट, यूरेनियम साइट और बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम तक थे। इजराइल का कहना था कि अगर हमने पहले हमला ना किया होता तो ईरान जल्द ही न्यूक्लियर बम बना लेता, ऐसा वो हमेशा कहता है, और हमारे शहरों को मिटा देता। लेकिन ईरान ने उसी वक्त दावा किया था कि उसके पास इजराइल के हज़ारों क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स हैं। अब वही दावा टीवी स्क्रीन पर चमकने लगा है, हकीकत बनकर उभर रहा है। खबर और भी दिलचस्प दोस्तों तब हो जाती है जब डॉक्यूमेंट्री में अचानक देखते हैं IAEA के चीफ राफेल ग्रोसी और उनकी निजी तस्वीरें। एक फुटेज में तो वो मिनी माउस कॉस्ट्यूम वाली शख्सियत को गले लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान का कहना है कि ये तस्वीरें इजराइल ने जासूसी करके निकाली थी और फिर ये तस्वीरें ईरान तक पहुंचती हैं। सोचिए वो आदमी दुनिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नज़र रखता है, उसकी पर्सनल तस्वीरें ही इस तरह चर्चा का हिस्सा बन जाएं तो क्या होगा। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मसाला तो अपने आप ही घुल जाएगा। अब ज़रा पिक्चर का दूसरा फ्रेम भी देख लीजिए। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन की मीटिंग चल रही है और वहीं ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियन खड़े होकर बड़ी सफाई से कहते हैं कि हमने कभी न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश ही नहीं की और ना करेंगे। सुनने में तो ये डायलॉग साफ लगता है, लेकिन बैकग्राउंड में हकीकत ये है कि मेरे दोस्तों, ईरान ने यूरेनियम इतना ज़्यादा एनहांस कर लिया है जिसका इस्तेमाल शांति के लिए ज़रूर हो सकता है, यानी कि इजराइल को शांत करने के लिए। दूसरी तरफ फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रो, अमेरिका के एनवॉय स्टीव और यूरोप की बड़ी ताकतें सब ईरान पर दबाव डाल रही हैं कि IAEA को पूरा एक्सेस दे दो वरना खुद ही झेलो। यूनाइटेड नेशन की बड़ी बड़ी सज़ाएं, यानी जितने भी सेक्शन हैं तुम खुद झेलो भाई। मतलब सारे पुराने सख्त पाबंदियां फिर से लागू हो जाएंगी। मैक्रो ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब बस कुछ ही घंटे बचे हैं, अगर ईरान झुक गया तो समझौता मुमकिन है, वरना ताले और भी ज़्यादा कसे जा सकते हैं। लेकिन ये पूरी कहानी सिर्फ एक पॉलिटिक्स नहीं है या न्यूक्लियर की नहीं है, ये उस ख़तरनाक खेल का भी हिस्सा है, कहानी है जो मिडिल ईस्ट में चल रहा है। जी हाँ, ज़रा सोचिए, जब ईरान ने जवाब में 500 बैलिस्टिक मिसाइल और 1100 ड्रोन इजराइल पर दागे तो 31 लोगों से ज़्यादा की जान गई और 3000 से ज़्यादा घायल हुए। ये जंग सिर्फ सरहदों पर नहीं, आम लोगों के घरों तक पहुंच गई। तो अब हालात ऐसे हैं कि ईरान कह रहा है हम बम नहीं बनाएंगे, लेकिन वहीं ईरान डिमोना की फुटेजें और साइंटिस्ट की डिटेल दुनिया के सामने लाकर ये दिखा रहा है कि हम भी कुछ कम नहीं हैं, सब कुछ कर सकते हैं। दूसरी तरफ इजराइल चुप्पी साधे बैठा है, ना हाँ कह रहा है ना, बस वही पुराना स्टाइल, वही पुराना राग।
दोस्तों ये कहानी किसी फिल्म की तरह लग रही होगी। जासूसी, सीक्रेट, डॉक्यूमेंट, पर्सनल फ़ोटो, धमाके, मिसाइलें और यूनाइटेड नेशन का बड़ा मंच। सवाल सिर्फ इतना है कि इस थ्रिलर मूवी का क्लाइमेक्स क्या होगा? क्या ईरान झुकेगा या पाबंदियों की आंधी उसे और ज़्यादा तंग करेगी? क्या इजराइल और ईरान फिर से आमने सामने आएंगे या कहीं कोई डील हो जाएगी? जो भी हो, दुनिया की आंखें अब इसी स्क्रिप्ट पर टिकी हुई हैं। दोस्तों उधर 3 दिन पहले आपको खबर दूं, दुनिया की नज़रों के सामने न्यूयॉर्क में एक बड़ी सभा हुई थी। वहाँ यूनाइटेड नेशन की इमारत के बाहर सुरक्षा काफ़ी कड़ी थी, रोशनी जगमगा रही थी और हर मुल्क के प्रतिनिधि अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठे हुए थे। बड़े बड़े कॉफ़ी के गिलास उनके हाथ में थे। उस दिन फ्रांस ने सबको चौंका दिया। राष्ट्रपति मैक्रों ने खड़े होकर बड़े गर्व से ऐलान किया कि फ्रांस अब फ़िलिस्तीन को एक आज़ाद मुल्क के तौर पर मान्यता देता है। तालियां बजीं, कैमरे चमके और बहुत से लोग इसे इतिहास का सबसे अहम पल बता रहे थे। जी हाँ, लेकिन गाज़ा की सड़कों पर उसी वक्त धुएं के बादल उठ रहे थे जब दुनिया उधर जश्न मना रही थी। गाज़ा की माँओं के सीने फटे हुए थे। 3 दिन पहले का वो दिन गाज़ा के लोगों के लिए किसी नए मौतनामे से कम नहीं था। उस सभा में कहा गया कि अब 2 राष्ट्र हल ही एकमात्र रास्ता है, लेकिन इजराइल ने उसी दिन ऐलान कर दिया कि फ़िलिस्तीन को भी कोई मुल्क बनने नहीं देंगे। यानी एक तरफ तालियां बज रही थीं, भाषण दिए जा रहे थे, दूसरी तरफ टैंकों के गरजने की आवाज़ें थीं। सबरा और तेल हवा की गलियों में इजरायली टैंक दहाड़ रहे थे। धमाके इतने बड़े थे कि दर्जनों घर, दर्जनों लोग धूल में, मलबे में नीचे दब गए। 3 अस्पताल पहले ही बंद हो चुके हैं और गाज़ा की हेल्थ मिनिस्ट्री रो रो कर चीख रही है, कह रही है कि ईंधन ख़त्म हो रहा है, बल्कि ख़त्म हो गया है। डॉक्टरों ने चेतावनी दी थी कि अगले कुछ दिनों में जो भी बचा है वो भी इलाज से महरूम हो जाएगा। तो सोचिए, 3 दिन पहले न्यूयॉर्क की बड़ी बड़ी स्क्रीन पर लोग मुस्कुरा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं और उसी वक्त गाज़ा में लोग लाशों की गिनती गिन रहे हैं। 2 दिन पहले हालात और भी डरावने हो गए। सबको लग रहा था कि अब शायद कूटनीति कोई चमत्कारी होगी, लेकिन गाज़ा में कोई चमत्कार नहीं हुआ। अबू मुस्तफ़ा नाम का शख्स अपना घर छोड़कर भाग रहा था। कैमरे के सामने उसने कहा, तो क्या अब हमें बतौर फ़िलिस्तीनी के नागरिक मारा जाएगा? ये कैसी पहचान है जो हमारे कत्ल को रोक भी नहीं पा रही है? ये जुल्म किसी तलवार की तरह चीर गया। उस दिन ये बयान पूरी दुनिया के मीडिया में चला, मैंने भी बताया था, लेकिन असलियत ये थी कि अब अबू मुस्तफ़ा जैसे हज़ारों लोग अपनी औरतों और अपने बच्चों को लेकर सड़क पर भटक रहे हैं। कोई गधों पर लाद रहा था, कोई पैदल चल रहा था, कोई खच्चर गाड़ी में गधे की जगह खुद था, कोई अपने नन्हे बच्चों को गोद में उठाकर पूछ रहा था हम कहाँ जाएं। उधर न्यूयॉर्क में हलचल तेज़ हो चुकी है। 2 दिन पहले ट्रंप ने कहा कि उन्होंने कई अरब मुल्कों के लीडरों से बात की। सऊदी अरब, कतर, मिस्र, जॉर्डन, तुर्की और पाकिस्तान, सबको ट्रंप ने एक एक करके बुलाया, बात करी, मीटिंग हुई, कैमरे चले, तालियां बजीं और बाहर आकर बयान दिए गए कि गाज़ा के लिए एक नया प्लान तैयार किया जा रहा है। ट्रंप ने कहा कि अरब और मुस्लिम मुल्कों को अब आगे आकर अपने सैनिक भेजने होंगे, पैसा देना होगा, गाज़ा की सुरक्षा करनी होगी ताकि इजराइल वहाँ से पीछे हट सके। साथ ही अरब मुल्कों से ये भी कहा गया कि पैसा भी लगाना होगा ताकि गाज़ा को फिर से उभारा जा सके, बनाया जा सके। लेकिन इसी ट्रंप ने कुछ महीने पहले कहा था मेरे दोस्तों कि गाज़ा को अमेरिकी कंट्रोल में लिया जाना चाहिए, फ़िलिस्तीन को वहाँ से निकाल दिया जाना चाहिए, फ़िलिस्तीन ख़त्म कर देना चाहिए। दुनिया ने उस बयान को एथनिक क्लीजिंग कहा था। अब वही शख्स गाज़ा के लिए प्लान बना रहा है। 2 दिन पहले की ये सच्चाई गाज़ा के लोगों के लिए किसी मजाक से कम नहीं थी कि सऊदी मुल्क, अरब मुल्क आगे आएँ। कल की बात करें तो हालात और भी गहरे ज़ख्म छोड़ गए। गाज़ा की गलियों में मोहम्मद अल-बयारी जैसे लोग अपने बच्चों को उठाकर पैदल भाग रहे थे। वो कह रहे थे कि हम 14 घंटे लगातार चल रहे हैं, हर 10 मिनट बाद बैठना पड़ता है, आधा घंटा आराम करना पड़ता है, लेकिन पीने को पानी नहीं होता। फिर भी मन में ये सवाल है कि जाएं तो कहाँ जाएं। उस दिन मौतों का आंकड़ा 65,000 से ऊपर पहुंच चुका था। हेल्थ मिनिस्ट्री के रिकॉर्ड में हर घंटे नए नाम जुड़ रहे थे। बच्चे, औरतें, बुजुर्ग सब गिने जा रहे थे, लेकिन गाज़ा का दर्द कोई भी गिन नहीं पा रहा है। इजराइल साफ कह चुका है कि जब तक हमास पूरी तरह से ख़त्म नहीं हो जाएगा ये जंग नहीं रुकेगी। कल ही की बात है जब हुदा नाम की एक माँ ने कहा
कि उसके बच्चे हर धमाके पर कांप जाते हैं। वो रो रो कर कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि हमारे पास ना पैसे हैं, ना भागने को रास्ता है, ना गारंटी है कि अगर भाग भी गए तो बचेंगे। ये बयान न्यूज़ चैनलों पर चला, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि हुदा के बच्चों के आंसू कब सूखेंगे। कल दुनिया ने तालियां बजाई, कूटनीति की बात हुई, लेकिन गाज़ा में सिर्फ खबरें बड़ी होती गईं। और अब आज के हालात देखिए, आज गाज़ा का आसमान धुएं से काला हो चुका है, हर गली में चीखें गूंज रही हैं। दुनिया के न्यूज़ चैनल दो राष्ट्र समाधान को एक बार फिर सबसे अहम रास्ता बता रहे हैं। अरब मुल्कों पर दबाव डाला जा रहा है कि वो आगे आएँ, मदद करें, सैनिक भेजें, पैसा लगाएं। लेकिन गाज़ा की जनता कह रही है कि भाई हमें अब पहचान नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ज़िंदगी चाहिए। आज अबू मुस्तफ़ा जैसे लोग फिर भटक रहे हैं। हुदा जैसी माएँ अपने बच्चों को सीने से लगाकर रो रही हैं। अस्पतालों के दरवाजे बंद हो चुके हैं, दवाइयाँ ख़त्म हैं और जनरेटर में ईंधन की आखिरी बूंद बची है। आज पूरी दुनिया पूछ रही है कि अगर फ्रांस की पहचान और ट्रंप का ऐलान सच में असरदार रहा तो गाज़ा में कब शांति लौटेगी। क्या ये सारी डिप्लोमेसी बस तालियों और कैमरों के लिए है, या गाज़ा का खून सच में किसी नए नक्शे की बुनियाद बनेगा। आज जब मैं ये सब आपको सुना रहा हूँ तो मेरे कानों में गाज़ा के उन बच्चों की चीखें गूंज रही हैं जो हर धमाके पर डर जाते हैं, सहम जाते हैं। आज सब मैं आपके सामने रिपोर्ट रख रहा हूँ तो मेरी आंखों के सामने वो तस्वीरें हैं जिसमें लोग मलबों से अपने अपनों की लाशें निकाल रहे हैं। आज जब मैं खबर सुना रहा हूँ तो मुझे लगता है कि शायद कल तक गाज़ा का नक्शा फिर बदलेगा, लेकिन गाज़ा वालों के ज़ख्म कभी भर नहीं पाएंगे। दोस्तों, 3 दिन पहले तालियां बजी थीं, 2 दिन पहले मीटिंग हुई थी, कल आंसू बहे थे और आज खून बह रहा है। यही गाज़ा की असली कहानी है, यही वो सच्चाई है जिसे दुनिया देखना या समझना नहीं चाहती। यही वो दर्द है जिसे मैं आपके सामने रख रहा हूँ ताकि आप जान सकें कि जश्न और तालियों के पीछे असलियत आखिर में क्या है। तो फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। आपकी क्या राय है इस खबर को लेके, कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव ज़रूर लिखें। गाज़ा के लिए दुआ करें। जल्द ही मुलाकात होगी एक नई सच्ची और पक्की अपडेट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। जय हिंद।